Today we're starting with the next topic in thermodynamics, that is relationship between delta H and delta E के बीच में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. लास्ट टॉपिक हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए we will take the help of the formula of first law of thermodynamics. So according to first law of thermodynamics, फॉर्मूला हमारा था डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी. माइनस साइन इसलिए है बिकॉज हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया था कि गैस हमारी एक्सपैंड कर रही है. तो जब गैस एक्सपैंड करती है तो हमारे पास वर्क जो होता है डैट इज इन द नेगेटिव साइन. इसको रीअरेंज करते हैं. पी डेल्टा वी टर्म को इस साइड लेके आएंगे. सो क्यू विल बी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है. जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी हमारा क्या होएगा? ज़ीरो. इन दिस केस अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो ये इंटायर टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी. एंड इन दिस केस क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. लेकिन क्यू को मैं क्यू वी लिख रही हूँ यहाँ पे. ये सबस्क्रिप्ट जो है वी का मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि ये वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है. कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जो हीट होती है वो हमारी इक्वल टू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है. क्यू वी इक्वल टू डेल्टा ई व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट हो हमारा तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फॉर्मूला से शुरू करेंगे. Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है. यहाँ से शुरू करते हैं. इन प्लेस ऑफ डेल्टा ई आई एम राइटिंग E2 माइनस E1, फाइनल स्टेट एनर्जी माइनस इनिशियल, प्लस डेल्टा वी के जहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल स्टेट वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं बिकॉज वॉल्यूम यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नहीं है. नाउ वी मल्टीप्लाई द प्रेशर विद दिस वॉल्यूम. दिस इक्वेशन विल बिकम Q इक्वल टू, यहाँ मैं Q को QP लिख के चल रही हूँ बिकॉज हम प्रेशर को यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? कांस्टेंट. सो QP विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ तो इट बिकम्स PV2 माइनस PV1 बन जाएगा हमारे पास. अब हम टू टर्म्स को एक साइड की तरफ रख लेते हैं एंड वन टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे. सो दिस विल बिकम E2 प्लस PV2. माइनस को कॉमन लेंगे एंड E1 और ये हमारा बन जाएगा प्लस PV1. थर्ड इक्वेशन लेते हैं इसको. नाउ E प्लस PV इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट. इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का वर्क ये जो है E प्लस PV. इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसको हम इक्वल टू अनदर थर्मोडायनेमिक टर्म लिखते हैं दैट इज H. H का मतलब है इंथैल्पी और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कॉन्टेंट. इंथैल्पी और हीट कॉन्टेंट. तो ये एक न्यू टर्म हमारे पास थर्मोडायनेमिक टर्म आ जाती है दैट इज इंथैल्पी. और इंथैल्पी क्या है? जब इंटरनल एनर्जी में हम ऐड कर देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को. दिस मीन्स अगर हम E1 प्लस PV1 लेते हैं मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है. पहली स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमारी E1 है और वॉल्यूम V1 है तो इस इंथैल्पी को हम H1 लिखेंगे. नाउ फाइनल स्टेट हम ले लेते हैं कि अब इंटरनल एनर्जी E2 हो गई है, वॉल्यूम अब हमारा V2 हो गया है तो दिस बिकम्स H2. प्रेशर वी आर कीपिंग कांस्टेंट. तो इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को फिल करेंगे. नाउ इन प्लेस ऑफ E2 प्लस PV2, E2 प्लस PV2 की जगह पे हम लिख सकते हैं H2 एंड इन प्लेस ऑफ E1 प्लस PV1 हम लिख सकते हैं H1.
This means H2 minus H1 is delta H. So heat is equal to enthalpy change when pressure is constant. So this is a equation that heat absorbed or evolved is equal to enthalpy change. Heat absorbed or evolved is equal to enthalpy change when pressure is constant. Now QV equal to delta E है and QP हमारा equal to delta H है. अब इन वैल्यूज को हम फिल कर देते हैं इस इक्वेशन में. इस इक्वेशन में जब हम फिल करेंगे, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हमारे पास आ जाएगा. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. सो वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन. QP की जगह पे वी विल राइट डेल्टा H डेल्टा E plus P delta V. So this is the relationship between delta H and delta E. Relationship between enthalpy change and internal energy change. टू पार्ट्स में हम ये करेंगे. पहले में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करके हम ये लिखेंगे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हमारी हीट है वो इक्वल टू डेल्टा ई होती है. जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला चेंज होके आ जाता है हमारे पास. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज. अब ये जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में हमने फिल की है. QP इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. QP इक्वल टू डेल्टा H होता है. तो इन प्लेस ऑफ QP व्हाट वी राइट? डेल्टा H. सो दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन द डेल्टा H एंड द डेल्टा E. सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन फॉर टुडे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेरिवेशन. नाउ वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन QP and QV. Relationship between QP and QV. This means relationship between the enthalpy at constant pressure and at the constant volume. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, relationship between enthalpy at constant pressure and at constant volume. So we are starting from this thing that already we know. Previous derivation में हमने अभी derive किया है कि QP equal to delta H होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर जब कांस्टेंट है तो QP equal to delta H आता है. एंड व्हेन वी हैव वॉल्यूम कांस्टेंट देन QV equal to delta E होता है. एंड वी ऑल्सो नो दिस फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, दैट इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. अब इस केस में वी आर चेंजिंग द वॉल्यूम. डेल्टा V की जगह पे हम लिख रहे हैं V2 माइनस V1 एंड नाउ वी मल्टीप्लाई द प्रेशर विद द वॉल्यूम PV2 माइनस PV1. इस डेरिवेशन में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि गैस हमारी आइडियल है. फॉर आइडियल गैसेस वी नो हर आइडियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इक्वल टू nRT. दिस मीन्स अगर वॉल्यूम हमारा इनिशियली V1 है तो नंबर ऑफ मोल्स N1 होंगे. नाउ इफ द वॉल्यूम चेंजेस टू V2, नंबर ऑफ मोल्स हमारे रिप्रेजेंट करेंगे N2 से. एंड दीज वैल्यूज वी फिल हियर इन प्लेस ऑफ PV2 एंड PV1. और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस PV2 की प्लेस पे हम लिखेंगे N2RT एंड इन प्लेस ऑफ PV1 वी आर राइटिंग N1RT. नाउ RT को हम कॉमन ले लेंगे. दिस बिकम्स N2 माइनस N1 एंड RT इज कॉमन. सो डेल्टा H इक्वल टू delta E plus N2 minus N1, number of moles of final state minus number of moles of initial state, but ये difference सिर्फ हमारा gaseous number of moles का होगा. So we write this as not delta N, delta NG लिखेंगे.
इसको मैं अभी क्लियर करती हूँ. व्हाट इज दिस G here? This means delta Ng equal to N2 minus N1. This is difference between the number of moles of gaseous product. यहाँ पे ये term important है. Gaseous जो हमारे products हैं उनका number of moles and those of reactant gaseous moles, those of gaseous reactant का जो difference है moles का, that is delta Ng. So now delta H equal to Qp है, delta E equal to क्या है? Qv. So in place of delta H we can write Qp and in place of delta E we can write Qv. So this is the formula between the QP and QV के बीच में. So this is our second derivation. अब ये डेल्टा Ng को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. कैल्शियम कार्बोनेट चेंजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हियर इज इन अ गैसियस स्टेट. अब इस केस में डेल्टा Ng क्या होएगा? प्रोडक्ट में गैशियस सब्सटेंस हमने देखना है. गैशियस सब्सटेंस हमारा क्या है? CO2 और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं? 1. सिर्फ गैशियस सब्सटेंस का प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस सब्सटेंस रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस लेना है. रिएक्टेंट में कोई भी गैशियस सब्सटेंस नहीं है. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स इज 0. सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या होएगा? 1 होएगा. अनदर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस हम यहाँ पे लेते हैं. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives 2 ammonia. बैलेंस करेंगे तो this one will be 3. All substances here are in a gaseous state. अब इस केस में डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? बिकॉज ऑल आर gaseous substances. तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 3 + 1 4 हैं. नाउ डेल्टा Ng इज -2. सिर्फ गैशियस मोल्स का प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का डिफरेंस हमने लेना है यहाँ पे. सो दिस इज अ सेकेंड डेरिवेशन. इसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, कंडीशंस अंडर विच QP इक्वल टू QV एंड डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E. एंड डेल्टा E को हमने लिखा था कि हम U की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ सी दीज डेरिवेशंस ओनली. इस केस में हमने लिखा है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. किस कंडीशन में डेल्टा H डेल्टा E के इक्वल हो सकता है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. डेल्टा V जब हमारा 0 हो गया, इंटायर टर्म विल बी 0 एंड डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E. और वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा? जब प्रोसेस हमारा क्लोज कंटेनर में होएगा. क्लोज्ड वेसल्स में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है. अंडर दीज कंडीशंस डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E. सो फर्स्ट हमारे पास है व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल. इन अ closed vessel, this means there is no change in the volume remains constant. So delta V equal to 0 है. So in this case delta H हमारा आ जाएगा delta E के इक्वल आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास रिएक्शन में कोई भी गैशियस मोल्स नहीं है, QP इक्वल टू QV कब आएगा? जब ये टर्म हमारी क्या होएगी? 0. दिस टर्म विल बी 0 जब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा Ng आएगा. डेल्टा Ng जो है दिस विल बी 0 एंड व्हेन डेल्टा Ng विल बी 0, अगर कोई भी हमारे पास गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं है तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होएगी. दिस इंटायर टर्म विल बी 0. दिस मीन्स QP इज इक्वल टू QV. सो व्हेन नो गैशियस reactant or product is involved in a reaction, then
delta Ng will be 0, therefore Qp इक्वल टू हमारे पास आएगा Qv में. थर्ड है, अगर हमारे पास गैशियस सब्सटेंसेस तो हैं लेकिन उनका डिफरेंस जो है प्रोडक्ट के गैशियस मोल्स और रिएक्टेंट का इक्वल टू क्या आ जाए 0, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की तरफ, then also this entire term will be 0 and Qp will be equal to Qv. So when number of moles of gaseous products and reactants are equal, delta Ng again will be 0. This means Qp is equal to Qv. तो ये हमारा टॉपिक था, किन कंडीशंस में Qp जो है वो Qv के इक्वल हो सकता है या डेल्टा H जो है वो डेल्टा E के इक्वल हो सकता है. So one more small topic I am taking today. These are definitions. Heat capacity की definition study करेंगे हम. Then we will do specific heat capacity. And next one is molar heat capacity. अब टर्म से हमारे पास कुछ मीनिंग आ जाएगा इसका. हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी हीट को एब्जॉर्ब करने की. कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट को एब्जॉर्ब करे ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करे. इस केस में हमने इतनी हीट ही लेनी है कि टेम्परेचर कितना राइज करे, 1 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम. हीट कैपेसिटी इज ऑफ अ सिस्टम when heat is absorbed so that temperature of system will rise to 1 degree Celsius. अब हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल C के साथ. सो C जो है इक्वल टू हम लिखते हैं Q. Q is the amount of heat that is given to a system so that टेम्परेचर should rise from T1 to T2. तो अगर टेम्परेचर T1 टू T2 राइज कर रहा है दैट मीन्स हम इसको ले लेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा T. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मल प्रोसेसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, सो QP की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा HP लिख सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा T. और इसकी डेफिनेशन क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट required by the system so that its temperature should rise to 1 degree Celsius. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया. अब ये स्पेसिफिक क्या है, किस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पर? अगर हम दो सिस्टम लेते हैं, एक ये सिस्टम लिया, एक हमने ये सिस्टम लिया, दोनों को हमने हीट दी. इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस था. अब हीट देने के बाद ये भी 11 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 11 डिग्री सेल्सियस हो गया. क्या इन दोनों केसेस में हमने सेम हीट दी है ताकि इनका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए? नो. इसमें हीट हमारी कम होएगी, इसमें हीट हमारी ज़्यादा होएगी, या ये डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस भी वेरी करता है. यहाँ सेम सब्सटेंस लिया लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है, तो अगर क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है तो नेचुरली ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा. अब यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, बिकॉज हमने अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया है. तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम स्पेसिफाई क्या करेंगे कि जो हमने सब्सटेंस लिया है वो 1 ग्राम लिया है, यहाँ पे भी सब्सटेंस हमने लिया है 1 ग्राम, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने लेना है यहाँ पे 1 ग्राम और 1 ग्राम. और अब जब हम इनको हीट देंगे, इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा. अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, किस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कम है, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो देन दिस टर्म इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius.
1 ग्राम डेफिनेशन में यहाँ पे हमारा आना ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी? अब इस डेफिनेशन में हम स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं? मोल्स. अब यहाँ डेफिनेशन में इन प्लेस ऑफ 1 ग्राम वी विल राइट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. सो यहाँ पे वी विल टेक हाउ मच सब्सटेंस? 1 मोल. एंड दिस ऑल्सो हाउ मच विल टेक? 1 मोल. और इनको जो हम हीट सप्लाई करेंगे सो दैट इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, दैट हीट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी का सिंबल था C. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो C, पर फॉर्मूला क्या होएगा? हीट अपॉन टेम्परेचर, एंड we are also dividing with the mass. When we'll divide with the mass means we are specifying that substance will be 1 gram. Now if molar heat capacity is there, we'll divide it with the moles. When we divide with the moles, it becomes 1 mole. So ये हमारी 3 terms हो जाती हैं: heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity. आज के लिए इतना ही. Next topic हम cover करेंगे in the next video. Thank you.